हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। आज 14 अगस्त को देखेंगे हम लोग ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कराया जाए और ऐसे क्वेश्चन से को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके है, उसी मॉडल पे है, ताकि आपको वही सब क्वेश्चंस एग्जाम में हो सके तो रिपीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 14 अगस्त का टॉपिक। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है आज के डेट में। ओके, तो आप लोग को पता है मेरा मॉडल। मैं पहले क्या करता हूँ कि क्वेश्चन के फॉर्म में किसी भी करंट अफेयर टॉपिक को लाता हूँ, उसके बाद उसका फिर डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एयर एक्सरसाइज नेम्ड उदार शक्ति was organized in which of the following countries। क्वेश्चन क्या है, उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था या क्या किया गया है। नाम याद रखिएगा, उदार शक्ति। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी फिलीपींस या फिर डी जापान। कोई गैस, कुछ सोचिए आप लोग। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। मलेशिया के साथ क्या नाम है एक्सरसाइज का, उदार शक्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है ना, देखते हैं थोड़ा डिटेल इसको हम लोग। आफ्टर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज उदार शक्ति, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन एक्सरसाइज उदार शक्ति एट मलेशिया, याद रखना है हुआ भी कहाँ पे, मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया के साथ होता है और एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और हुआ भी कहाँ, मलेशिया में। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 अगस्त। अभी हाल ही में एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज उदार शक्ति मलेशिया से वापस इंडियन एयरफोर्स आ चुकी है। द जॉइंट एयर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विथ रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। ठीक है, बेसिकली आप लोग को पता ही है मलेशिया के साथ एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पे होस्ट किया गया था, मलेशिया में कुआंतान। क्या नाम है जगह का, कुआंतान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुआंतान मलेशिया में ही आपका उदार शक्ति एक्सरसाइज किया गया था। ओके, आई थिंक यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। मूव करते हैं आगे हम लोग। ये आपके लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि आपको थोड़ा पिक्चर फॉर्म में भी चीज़ें याद रहे। इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री ड्रिल उदार शक्ति विथ मलेशिया। ठीक है, तो बेसिकली ये कंप्लीट हो गया जाने से पहले की ये फोटो है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को थोड़ा याद होता है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। क्या है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का होस्ट कौन सी कंट्री है इस बार। मैं रिपीट कर दूं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी या फिर डी इटली। देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा इस बार, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में ये चीज हो रहा है। ओके, देखते हैं हम लोग। इंडिया इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फ्रॉम अक्टूबर 15 टू 24। तो 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये चीज होने वाला है। क्या चीज, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। कहाँ पे होगा, इंडिया में। तो बेसिकली बहुत फेमस स्पॉट हो गया है अब एक, भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम एट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली भी याद रख लीजिए। भारत मंडपम आपको बेसिकली याद ही है कि न्यू दिल्ली में है। वहीं पे आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, चीजें जब इंडिया होस्ट करता है ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन शेरावत who recently won bronze medal, okay, Aman Sherawat recently won bronze medal at Paris Olympic 2024 is associated with which sports। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन शेरावत किस खेल से जुड़े हैं। अमन शेरावत किस खेल से जुड़े हैं। आपके ऑप्शंस है ए बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी टेबल टेनिस या फिर डी बैडमिंटन। एनी गेसेस। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत भी आप ओलंपिक से थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को। इन केस नहीं पता है कोई बात नहीं, देखो सही आंसर हो जाएगा बी रेसलिंग। ठीक है, कुश्ती से रिलेटेड है अमन शेरावत। ओके, तो देखते हैं हम लोग। एट 2024 पेरिस ओलंपिक अमन शेरावत फ्रॉम इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 57 kg।
मेंस 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी। ओके, मेंस 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी का मैच था। मार्किंग अ प्राउड मोमेंट इन इंडियन रेसलिंग हिस्ट्री। बॉर्न इन हरियाणा, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं अमन शेरावत जी? हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, और अभी ये जो फेमस है अपने फ्री स्टाइल टेक्निक से, इनका जो फ्री स्टाइल टेक्निक है, फ्री स्टाइल टेक्निक से जिस तरह से ये ओपोनेंट को हराते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखना है आप लोग को, अमन शेरावत 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके लिए पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, यहाँ अमन शेरावत जी हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द यूपीआई पेमेंट लिमिट फ्रॉम रुपीज 1 लाख टू हाउ मच? क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई भुगतान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके ऑप्शंस है ए 2 लैक्स, बी 3 लैक्स, सी 4 लैक्स या डी 5 लैक्स। देखो क्या है, जो अब इंक्रीमेंट हुआ है यूपीआई से पेमेंट करने का, आप जो है ना अब 5 लैक्स तक का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट का लिमिट जो 1 लाख से था वो उसको बढ़ा के क्या कर दिया है, 5 लैक्स कर दिया है, ठीक है। देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड मेजर रिलीफ टू यूपीआई कंज्यूमर, जो भी यूपीआई कंज्यूमर्स हैं, ओके। द सेंट्रल बैंक हैज इंक्रीज द लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई फ्रॉम रुपीज 1 लाख टू रुपीज 5 लाख, सीधा रुपीज 1 लाख से अब रुपीज 5 लाख बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 1 लाख अब नो मोर, याद रखिएगा इस चीज को, जो नया हो गया है डेट इज रुपीज 5 लाख आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है, हु हैज बीन चूजन एज द सेकंड इंडियन फ्लैग बेयरर along with मनु भाकर at the क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो बेसिकली क्लोजिंग सेरेमनी होता है हर ओलंपिक के बाद, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि पेरिस ओलंपिक में अभी आपके फ्लैग बेयरर कौन थे, ओके। क्लोजिंग सेरेमनी में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीरज चोपड़ा, बी पी आर श्रीजेश, सी हरमनप्रीत सिंह या फिर डी सर्वजोत सिंह। क्या अगर आपको क्या होना चाहिए आंसर? बहुत लोग एक की तरफ जाएंगे, देखो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, बी पी आर श्रीजेश, ठीक है। तो इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पी आर श्रीजेश, उनको चुना गया है। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को पूरा। द परेड ऑफ नेशन, बेसिकली क्या नाम है क्लोजिंग सेरेमनी का? द परेड ऑफ नेशन, ध्यान रखना यहाँ पे, द परेड ऑफ नेशन विल बी द हाईलाइट ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। तो क्लोजिंग सेरेमनी जब भी होता है तो जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट की सब अपना परेड करते हैं, ठीक है, सारे पार्टिसिपेंट्स। एट पेरिस 2024 इंडिया की तरफ से इंडिया शूटर मनु भाकर, ओके, आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल जीती है 10 मीटर पिस्टल में, ओके। मनु भाकर एंड पी आर श्रीजेश, ठीक है, पी आर श्रीजेश इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर, उन्होंने इस बार अपना संन्यास लेने का भी घोषणा कर दिया है और रिटायर हो जाएंगे हॉकी से। विल बी द को फ्लैग बेरर फॉर इंडिया, तो ये लोग दोनों मिलकर आपका इस बार क्या है कि फ्लैग बेरर हैं कहाँ? क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ध्यान रहेगा ये चीज, ओके, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये पिक्चर आप लोग के लिए ध्यान देखिए, पिक्चर से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है। तो पी आर श्रीजेश और मनु भाकर, काफ़ी चीयरफुल पिक्चर्स हैं, ये सब देख के अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि और भी मल्टीपल प्लेयर्स आए इंडिया से आगे चल के और हम लोग और मेडल्स जीते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच 3 नेम्स वेर गिवन टू द अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन इंडियन ओशियन? तो अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स 3 मिले हैं नए, उसके कुछ नाम दिए गए, ओके। हिंदी में रिपीट कर देते हैं हम लोग। हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? ठीक है, इंडियन ओशन के नीचे बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को इंडिया के कुछ नाम दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना इनमें से कौन से नाम है। ए अशोका, चंद्रगुप्ता एंड कालपत्रु, बी महात्मा, नेहरू एंड गांधी, सी हिमालयन, गंगा एंड कृष्णा, या फिर डी शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा। देखिए जो सही आंसर आपका यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ए, दैट इज अशोका,
चंद्रगुप्ता एंड कल्पतरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशोका, चंद्रगुप्ता और कल्पतरु। इन केस आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मेरे पास पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। देखो क्या है कि ये इंडियन ओशन का रीजन है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा छोटे में समझ लो, ये इंडियन ओशन ओवरऑल पूरा है, ये भारत है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और इंडियन ओशन का एरिया, इंडियन ओशन में ही कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ओके, जैसे कि रिज है, एक सी माउंट है और एक रिज है, एक और रिज है। बेसिकली रिज क्या होता है? रिज बेसिकली एक समझ लो कि ऐसा हाइट का जैसा ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस हाइट होगी और फिर इस तरह का स्लोप होगा, ठीक है, तो इसको रिज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह का समझते हो ना। और पहाड़ वाली एरिया में आप लोग देखोगे इस तरह का हाइट जो होता है और दोनों तरफ स्लोप होता है, ये रिज होता है। सी माउंट क्या होता है? सी माउंट बेसिकली क्या होता है ना, समुद्र तल के नीचे, जैसे कि मान लो कि ये समुद्र का सरफेस है, ओके, तो यहाँ पे ना कुछ पहाड़ ऐसा होगा ओशियन के नीचे, ओके, लेकिन ये ना इसका जो पीक होगा ना ओशियन का, पहाड़ का, वो ओशियन के सरफेस पे नहीं आएगा, ठीक है, ये अगर वाटर सरफेस है, ओके, और ये क्या है? सी माउंट, ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा नीचे ही रहता है, ओशन के सरफेस पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ओशन के सरफेस से नीचे रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सी माउंट बोलते हैं हम लोग। तो क्या क्या नाम दिया गया है? तो देखो, चंद्रगुप्त रिज दिया गया है, दूसरा अशोका सी माउंट दिया गया है, और कलापत्रु रिज दिया गया है। तो ध्यान रखना है इस चीज का, कलापत्रु रिज, अशोका सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज, ये 3 नए नाम दिए गए हैं, 3 ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स जो कि इंडियन ओशन के नीचे पाए गए हैं, ओके। क्वेश्चन ये सब बन जाता है आपके एग्जाम में, देखो हम लोग बढ़ लेते हैं इसी को डिटेल में। 3 underwater structures in Indian Ocean were recently named as Ashoka, Chandragupta and Kalpataru, ठीक है, कल्पतारु, highlighting India's influence in marine science। कहीं ना कहीं इंडिया काफ़ी ज़्यादा अभी अपना दिखा रहा है कि मरीन साइंस में, जैसे कि ओशन से रिलेटेड जो रिलेटेड साइंस है उसमें भी, ओशन के नीचे जो विज्ञान है उसमें भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। द नेम्स आर प्रपोज्ड बाय, अब नाम को प्रपोज किसने किया? द नेम्स आर प्रपोज्ड बाय इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन अप्रूव करता है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वाटर से रिलेटेड कुछ भी, वाटर लेवल से नीचे डीप ओशन में अगर कुछ काम आप कराना चाहते हैं, कुछ अप्रूवल लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करता है। और उसके साथ कौन है? अभी यूनेस्कोस इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। तो बेसिकली 2 बॉडी हैं, क्या क्या? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कौन है? यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन, जो बेसिकली मरीन बॉडीज में इस तरह का जो भी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको कुछ नाम देने का अगर कुछ बात होता है तो आप लोगों को परमिशन और अप्रूवल जो है बेसिकली यहीं से लेना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे इस बात को, ओके। करते हैं आगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा या फिर डी वेस्ट बंगाल। और देखो ये चीज आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डील किया गया। इनकेस आपको आंसर पता है तो काइंडली आंसर बॉक्स में आंसर कमेंट करें। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट इससे पहले वाली क्लास का वीडियो देखें, ये आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स है वो भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें जा करके। ओके, तो आज के लिए यही शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आइस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर।